ससुराल के किसी कोने में जान दे देना, पर वापस मत आना, भाग 2। रिया यह सुनकर समझ गई थी, जिन माँ बाप ने उसे जन्म दिया, जो पहले उसकी आंखें कभी नम नहीं होने देते थे, आज उन्होंने समाज और अपनी झूठी इज्जत के कारण उसकी उन तकलीफों से जो उन्हीं लोगों की दी हुई थी, मुंह मोड़ उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उस दिन जो वह अपने मायके से विदा हो ससुराल आई तो उसने पलटकर उस तरफ देखा भी नहीं और ससुराल में दिन पर दिन हो रहे अत्याचार और पति के तिरस्कार ने उसकी सहन शक्ति खत्म कर दी थी। आखिर वहां सब कुछ सहती भी तो क्यों? वहां कौन उसका अपना था? ससुराल के पूरे परिवार ने उसे नौकरानी बना दिया था और पति ने कभी उससे कोई नाता जोड़ा ही नहीं था। समाज को दिखाने के लिए उन झूठे प्यार को सच मानकर वह क्यों अपनी जिंदगी तिल तिल स्वाहा करती? बस एक दिन उसने किसी से बताए बिना, किसी से कुछ शिकायत किए बिना अपने टूटे हुए आत्मसम्मान की कीर्ति उठा वह जेल जैसा घर छोड़ दिया और दूसरे शहर आकर अपनी काबिलियत से एक नौकरी और एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अपने टूटे आत्मसम्मान को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हुए रहने लगी। पर कहते हैं ना कि एक आत्मसम्मान से भरी अपने दम से जी रही स्त्री पुरुष को तो छोड़ो, स्त्रियों को भी रास नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं आत्मसम्मान से भरी स्त्री उनके इस झूठ की सर पर छत और वह प्यार भरी दुनिया ना हिला दे। कहीं वह स्त्री स्त्रियों की परतें निकाल उनके आत्मसम्मान और मान मर्यादा का सड़ा हुआ बदबूदार रूप ना दिखा दे। वह दर्द जो रोज चेहरे पर मुस्कुराहट के नीचे दबी सदियों से चली आ रही है, इसलिए झूठे पुरुष स्त्रियों को बदनाम कर उसे तोड़कर वापस कैद खाने में कैद करना चाहते हैं, जहां वह सांस भी अपनी मर्जी से ना ले सके। रिया को भी उसके ससुराल वालों ने उसके माँ और पापा रमाकांत को और समाज को यह सुनाकर कि उनकी बेटी अपना मुंह काला करके भाग गई, खुद बदनाम किया और उसका पता लगाकर उसके उस छोटे से आशियाने को उजाड़ने आ गए, जिसे अभी वो तिनका तिनका जोड़कर बनाने की कोशिश ही कर रही थी। पर इस बार वह डरने वाली नहीं थी उन दहेज के लोभियों से, जिन्होंने यह जानते हुए भी कि उनके बेटे को वह पसंद नहीं है और उसने अपनी पसंद से शादी भी कर रखी है, उसकी जिंदगी खराब की थी। उसने अपने साथ पुलिस लाकर और ससुराल वालों के खिलाफ सबूत दिखाकर अपने आसपास रह रहे लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाया था, वरना यह समाज फिर से उसे ना किए गए जुर्म की सजा देकर उसे चरित्रहीन साबित कर उसके पंख काटने की कोशिश करने लगता। पर रिया की मौत की वजह से उसे उस दिन वे लोग कामयाब नहीं हुए थे और पुलिस के डर से सब अपना गालियों और कालिक का पिटारा अपने ऊपर उड़ेल कर चलते बने थे। पर आज फिर उसके छोटे से आशियाने और उसके सम्मान पर खतरा मंडरा रहा था, इसलिए वह अपनी स्कूटी लेकर जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंची थी। पर वहां का नजारा देखकर एक बार को तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी, पर फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी और अपने पापा के पैर छूते हुए बोली, पापा, आपने इतने महीनों बाद मेरी खोज खबर ली, वह भी सिर्फ मेरी छोटी सी दुनिया को मिटाने के लिए। आप ऐसे ही बोल देते, यह सारा सामान मैं आपके घर भिजवा देती बिना किसी सवाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर और बार देखा, लाखों का दहेज देकर तुम्हें विदा किया। सोचा था तुम अपने ससुराल में निभाकर हमारा और हमारे खानदान का नाम ऊंचा करोगी, पर तुमने क्या किया? अपने पिता को धोखा देकर अपनी ससुराल और अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग गई और यहाँ अपना मुंह काला कर इतनी शान से रह रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रमाकांत जी जल्दी लाल आंखों से देखते हुए रिया से चिल्लाकर बोले, तो रिया एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, आपके उस अच्छे देखे घर और वर ने मेरे साथ नौकरों से भी बदतर सलूक किया था।
ना जाने कितने दिन मैंने उस घर में सिर्फ पानी पीकर उन लोगों की मार सहते हुए गुजार दिए थे, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए पापा। पर जब सहन नहीं हुआ तो आई थी ना मैं आपके पास, पर आपने तो मुझे मेरी किस्मत का हवाला और घर के 4 कोनों में से किसी एक कोने में मरने की नसीहत देकर मुझे वापस उसी काल कोठरी में भेज दिया था। पर यूं घुटन भरी मौत मुझे मंजूर नहीं थी पापा, बस इसलिए मैं वह सब छोड़ आई थी। और यकीन मानो पापा, मैंने अपना मुंह काला करने जैसा कोई काम नहीं किया, पर आपने भी इस समाज की तरह अकेली रह अपनी पहचान बना रही बेटी को गलत समझा। पर पापा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना सही, पर कम से कम अपने दिए संस्कारों और परवरिश पर ही भरोसा कर लिया हो तो कम से कम आप मेरी नज़रों में गिरने से तो बच जाते। काश आप समझ पाते कि ससुराल में हमेशा लड़की गलत नहीं होती, कभी कभी ससुराल वाले खुद ही उस लड़की को अपना नहीं पाते हैं। पर चलो कोई नहीं, उस दिन आपने मुझे एक नसीहत दी थी, आज मैं एक नसीहत आपको देती हूँ कि किसी भी अकेली रह रही लड़की पर शक मत करना, वरना उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर उस पर उंगली उठाने के चक्कर में आप खुद बदनाम हो जाएंगे, और जैसे यहाँ हो गए हैं। यह सुनते ही रमाकांत जी ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, जहाँ सब कह रहे, कैसा बाप है यह जो अपनी बेटी पर ही शक कर रहा है। क्या इसने अपनी बेटी के चेहरे और शरीर पर वह गहरे घाव के निशान नहीं देखे? भगवान ऐसा बाप किसी को भी ना दे। जैसी बातें करके सब उसे ही देख रहे थे। तब रिया की माँ ने रमाकांत जी के लाए हुए लड़कों को खदेड़ते हुए बोली, अरे हटो, अगर मेरी बेटी के सामान को हाथ भी लगाया तो हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगी तुम लोगों के। फिर रमाकांत जी एक तरफ मुंह करके उन्हें देखते हुए बोले, शर्म नहीं आती आपको अपनी ही बेटी पर शक करते हुए? पहले तो उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी, फिर जब वह वहां से परेशान होकर घर आई तो उसे घर से निकाल उसकी ससुराल में उसे मरने को छोड़ दिया। और उसने जब आपकी चुनी उस दुख भरी जिंदगी को छोड़कर खुद के दम पर कुछ करना चाहा तो एक बार फिर से आ गए उसकी दुनिया उजाड़ने। पर अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। आज आपने मेरी परवरिश पर उंगली उठाकर बहुत गलत किया है। पहले मैं सिर्फ आपकी पत्नी होने का फर्ज निभा रही थी, डरती थी कहीं आपने अपने घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं। पर मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है कि जब तक एक स्त्री अपने मान के लिए खुद खड़ी नहीं होती, उसे उसके हिस्से का सम्मान नहीं मिलता। इसलिए आज मैं आपसे अब आपकी पत्नी होने का हक वापस ले रही हूँ और अपना मंगलसूत्र उतार कर रमाकांत का हाथ पकड़ उस पर रखते हुए फिर से बोली, यह लीजिए अपना मंगलसूत्र और घर जाकर अपनी झूठी शान के साथ अकेले रहना, क्योंकि मैं अब यहीं अपनी बच्ची के साथ रहूंगी ताकि कोई भी गिरी सोच वाला मेरी बेटी पर उंगली ना उठा सके। इतना बोलकर रिया की माँ रमाकांत को उलझन में छोड़ अपनी बेटी के सामान में से बचा हुआ अच्छा सामान चुनने लगी, और रिया ने भी अपने पापा पर एक नफरत भरी नज़र डाल अपनी माँ को ज्वाइन कर लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।